हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीएससी प्रो क्लासेज में। और मेरा नाम है भूपेश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो पेपर थर्ड है ये अपने बीएससी थर्ड ईयर का। ठीक है, और ये जो पेपर थर्ड है इसमें अपन ठोस अवस्था भौतिकी का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अब इससे पहले ठोस अवस्था के बारे में अपन को थोड़ी सी पुरानी जानकारी ले लेनी आवश्यक है। ठीक है, तो हम जानते थे कि हमारे जो पदार्थ होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, है ना। ठोस, गैस और द्रव, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो अब जो अपना सॉलिड है यानी कि ठोस अवस्था है, उसके हम भौतिक गुणों के बारे में, उसके जो फिजिकल, उसके जो भौतिक गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे इस ठोस अवस्था भौतिकी के अंदर। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? ठोस अवस्था भौतिकी। ठीक है, अब भाई ठोस होता क्या है? अपने चारों ओर हम देखते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सॉलिड हैं, ठीक है, तो उनके वो कैसे बने, प्रकृति में वो आए तो कैसे आए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी अपने ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? एटम्स से। एटम से, मॉलिक्यूल से, यानी अणु, परमाणु, आयनों से। ठीक है, तो अब जो सॉलिड था उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, वो कैसे बने? ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। और सिलेबस की जानकारी आपको पिछली कक्षा में सर ने दे दी थी। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट यूनिट का शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, और जो अपनी फर्स्ट यूनिट है उसमें जो पहला टॉपिक है अपना वो है क्रिस्टल बंधन। क्या? क्रिस्टल बंधन और संरचना। तो अपनी जो सॉलिड होता है उसमें क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल। क्रिस्टल होते क्या है? सबसे पहले तो ये चीज देखो, तो अपने जो एटम्स होते हैं यानी अणु और परमाणु होते हैं, क्या चीज? अणु और परमाणु। अणु ये क्या होते हैं? अगर सुव्यवस्थित होते हैं। क्या? सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित। ठीक है, और कैसे होते हैं? नियमित सुव्यवस्थित। नियमित सुव्यवस्थित। तो जब ये नियमित सुव्यवस्थित होते हैं, कैसे? जैसे सपोज करो ऐसे, ऐसे, ऐसे रेगुलर हैं, देखो ये अपने अणु हैं और ये कैसे हैं? नियमित सुव्यवस्थित है। ठीक है, तो ये जो संरचना है, ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं रेगुलर अरे। ठीक है, तो ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे हम क्रिस्टल। ठीक है, तो अब ये जो क्रिस्टल था इसका फॉर्मुलेशन कैसे हुआ, ये बना कैसे? ठीक है, ये आखिर बना क्यों और कैसे बना, इसके बारे में हम यहां पर अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपना जो पहला टॉपिक है वो है क्रिस्टल बंधन, क्रिस्टल बाइंडिंग। तो देखो वर्ड को सोचो आप, क्रिस्टल बंधन यानी कि क्रिस्टल होंगे और उसके जो अवयवी कण होंगे वो क्या करेंगे? बंध रहे होंगे। ठीक है, बॉन्डिंग हो रही होगी उनके बीच में। ठीक है, तो देखो अणु, परमाणु और आयन मिलकर ठोस का निर्माण करते हैं। और जब अणु या परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं तो अन्योन्य क्रिया के कारण ठोस पदार्थ के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। और इस निर्माण में कुछ ऊर्जा का उपयोग होता है जिसे ससंजक या बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखो भाई क्या होता है, अपने पास जो ठोस जब बनता है तो उससे पहले उसमें क्या होता है? अणु होते हैं। ठीक है, तो अणुओं को क्या होता है, जैसे हम पास पास लाते हैं, क्या करते हैं? पास लाते हैं, तो उनको पास ला करके और फिर वो क्या बनाते हैं? ठोस का निर्माण करते हैं, ठोस का रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो उनको जब पास लाने के लिए एक आवश्यक ऊर्जा होती है, यानी कि उनको बांधने के लिए, उनको बांधने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं ससंजक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ससंजक ऊर्जा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव यानी कि वह एनर्जी जो क्या करे? अणुओं को पास लाए। अणुओं
को या परमाणुओं को, है ना, परमाणु भी होते हैं इसमें, क्योंकि अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। परमाणु या अणुओं को पास लाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, तो उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम, कोहेसिव एनर्जी, यानी कि बंधन ऊर्जा। दूसरा नाम इसका बंधन ऊर्जा भी है। बंधन ऊर्जा क्या बोलते हैं अपन, बाइंडिंग एनर्जी। दूसरा नाम क्या है इसका, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये बात हो गई, चलो ठीक है। तो अब अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए, डेफिनेशन पूछी जाए कि क्या होती है भाई बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा को अगर सीधी सी भाषा में समझे कि भाई साहब अणुओं या परमाणुओं को पास पास लाकर जो बंध बनाने में जो ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है, जो ऊर्जा खर्च होती है, आवश्यक ऊर्जा होती है बंध के निर्माण में, है ना, तो उसको बोलते हैं क्या हम, ससंजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा, बांधने वाली ऊर्जा। ठीक है, चलो ठीक है भाई। तो ये इसकी देखो दो डेफिनेशन भी दे रखी है अपन ने अलग अलग, कि किसी क्रिस्टल के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा ससंजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा कहलाती है। किसी भी क्रिस्टल के फॉर्मुलेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं अपन क्या, बाइंडिंग एनर्जी या कोहेसिव एनर्जी। ठीक है भाई, चलो ठीक है। अब देखो इसकी दूसरी परिभाषा ये भी है कि किसी क्रिस्टल को उसके घटक स्वतंत्र परमाणुओं में उदासीन या पृथक करने के लिए आवश्यक प्रति परमाणु ऊर्जा को ससंजक या बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखो भाई इसको कैसे समझेंगे अपन, मेरे पास क्या है, कोई क्रिस्टल है, ठीक है, और क्रिस्टल में ये इस प्रकार से दो अणु हैं, ठीक है। तो अब इनको जो अलग करने के लिए, इनको पृथक करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जिस एनर्जी की हमें रिक्वायर्ड होगी, है ना, तो उसको बोलेंगे हम क्या, ससंजक ऊर्जा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो आपके लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि ससंजक ऊर्जा को समझाइए। ठीक है, पहले जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना उनमें आपको ये मिल जाएगा कि ससंजक ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, है ना, डिफाइन कोहेसिव एनर्जी। तो ये आपको पूरा का पूरा जो वर्णन है ये आपको उसमें कर देना है। ठीक है भाई, चलो अगला टॉपिक। अब जो अपना क्रिस्टल था, ठीक है, क्रिस्टल होता है ना अपना, तो क्रिस्टल में क्या होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, बंद होते हैं। डेफिनेटली बंद तो होंगे ना, कोहेसिव एनर्जी की वजह से बंद आ गए। अलग अलग अपने पास अणु थे, वो इधर उधर पड़े हुए थे, ठीक है, इनके बीच में जब मैंने क्या बॉन्ड बना दिए, ठीक है, बॉन्ड जैसे ही बनाए, ठीक है, तो इनमें क्या हो जाएगा, फॉर्मुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड जैसे बने, तो जितने भी ये बॉन्ड बने हैं तो इनके कुछ ना कुछ टाइप्स तो होंगे ना, कोई स्ट्रॉन्ग होगा, कोई वीक होगा, है ना। तो इनकी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं और इन प्रॉपर्टीज के बेस पर इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलो भाई पहला कौन सा है, पहला है अपना आयनिक, आयनिक बंधन या प्रबल विद्युत आकर्षण। ठीक है, तो वर्ड को समझ के आ रहा है कि इसमें आयन की बात हो रही होगी। ठीक है, आयन जानते हो आप, आयन क्या होता है, जब भी अपना कोई एटम होता है, ठीक है, यानी कि क्या होता है, परमाणु होता है, क्या होता है, परमाणु। ठीक है, जैसे सपोज करो अपने पास क्या था, सोडियम परमाणु। ठीक है, अब सोडियम परमाणु से जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा, किसके, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने इसमें से बाहर निकाला तो इसमें क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। ठीक है, और ये क्या बन गया, धनायन, क्या बन गया, धनायन या कैटायन। ठीक है, और जैसे Cl है, क्लोरीन, ये अपनी उदासीन अवस्था में है, और जैसे ही मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर क्या आ जाएगा, ऋणायन। ठीक है, और ये धनायन। तो ये कैसा हो गया, ऋणावेशित, और ये क्या हो गया, धनावेशित। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली अवस्था होती है इसको बोलते हैं हम क्या, आयन। ठीक है, अब इन आयनों के बीच में, इन आयनों की वजह से जो बंध बनते हैं, जो बॉन्ड फॉर्मुलाइज होते हैं, उनको बोलते हैं हम आयनिक बंध। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो देखो भाई इसको बोलते हैं क्या, आयोनिक बॉन्ड ड्यू टू आयन। ठीक है, अब देखो पहले आयनिक बंध के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, जब एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, जब एक इलेक्ट्रॉन दाता यानी कि देने वाला, डोनर, ठीक है, दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु के पास आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ग्राही कौन होता है, लेने वाला, यानी एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु को
परमाणु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर देता है, जिस कारण ग्राही परमाणु पर ऋणावेश तथा दाता परमाणु पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखो, कोई एक एटम होगा, ठीक है, और एक एटम होगा, ये इसको बोलते हैं डोनर, यानी कि दाता, देने वाला, और ये क्या होगा, ग्राही, बोले तो एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है, तो एक तो डोनर है और एक एक्सेप्टर है। तो डोनर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, लेने वाला पर नेगेटिव और देने वाले पर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जब होता है तो इसके कारण क्या होता है, इस पर पॉजिटिव आ जाता है और इस पर नेगेटिव आ जाता है। तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, तो इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। आगे की बात समझ में? ठीक है, तो देखो भाई, जो आयनिक बंध होता है ना, ये जो आयनिक बंध होता है ये आयनों के वजह से बनता है। ठीक है, तो और आयन में जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का और क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास क्या है, सोडियम। ठीक है, सोडियम है, सोडियम 11 बोलते हैं ना इसको, इसमें कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके जो संयोजी कोष है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये होती है क्लोरीन, Cl17, और ये सोडियम 11। ठीक है भाई, तो देखो सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, प्लस, इस पे प्लस आ गया, और इसने किसको दे दिया, इसको। तो देखो ये दोनों फॉर्मूला बना के क्या बनाएंगे, NaCl। ठीक है, तो जो Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, Na और Cl के बंध में बीच में जो बॉन्ड है, बंध है, उसको बोलेंगे हम क्या, आयनिक बंध। ठीक है, अब देखो एक चीज और देखो, ये सोडियम है, ये कैसा है, धातु है, कैसा है, मेटल है, और ये कैसा है, अधातु है। ठीक है, ये नॉन मेटल है। तो ये जो बंध है ये अक्सर धातु और अधातु में बनता है, धातु और अधातु में बनता है। और देखो भाई, आयनिक बंध धातु प्लस अधातु को मिलाने पर बनता है, क्योंकि धातु क्या होती है, इलेक्ट्रॉन दे देती है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ले लेती है। चलो भाई, अब देखो धातु सोडियम है, और ये मैंने आपको बता दिया कि सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इसको बाहर दे दिया, और इस इलेक्ट्रॉन को किसने, क्लोरीन ने ले लिया, और क्लोरीन ने लेके क्या बना दिया, Cl-। अब देखो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या है, चार्ज ही तो है ये, आवेश ही तो है ये, नहीं है क्या। और आवेश के बीच में जो बॉन्ड बनता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, एट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, और एट्रैक्शन कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन होता है। ठीक है, कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए इसको बोलता है क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, और ये जो बंड है, ये जो बॉन्ड है, इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, NaCl क्रिस्टल। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो भाई, चलो अब देखो आयनिक जो बंध होते हैं उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनकी एक तो जो ससंजक ऊर्जा है ना, ससंजक ऊर्जा, पहली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो क्या है इसकी पहली प्रॉपर्टी, क्या है, ससंजक ऊर्जा। इसकी क्या है, ससंजक या कोहेसिव, कि भाई आपका जो आयनिक बॉन्ड होगा ना, उसकी कोहेसिव एनर्जी होगी, कोहेसिव एनर्जी, क्या चीज, कोहेसिव एनर्जी जो होगी वो कैसी होगी। ठीक है, तो देखो अपना जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड था वो कैसा था, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और बताओ भाई, जब स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग के लिए एनर्जी की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना। इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो ससंजक ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी की भी क्या होगी, ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी जो बंधन ऊर्जा होती है ना, वो कैसी होती है, उच्च होती है। कैसी होती है, हाई होती है, उच्च होती है। ठीक है, चलो भाई, और इसकी जो क्रिस्टल संरचना है
तो इसकी जो क्रिस्टल संरचना होती है ना, अब भाई जिसके बॉन्ड है, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेकंड प्रॉपर्टी। तो इसके जो क्रिस्टल संरचना है वो कैसी होगी? सुसंकुलित, इंग्लिश में बोले तो पैक्ड, ठीक है, पैक्ड, यानी कि वेल पैक्ड। और कैसी होगी? वेल पैक्ड होगी। यानी कि किसी चीज को अपन अच्छी तरह से दबा के भरते हैं ना, अच्छी तरह से, तो उसको बोलते हैं अच्छी तरह से पैक कर दिया भाई। तो इसको अपन जब हम बात करते हैं इसको बोलेंगे अपन वेल पैक्ड, ठीक है। तो इसकी जो क्रिस्टल संरचना है वो कैसी होती है? वेल पैक्ड होती है, ठीक है, निविड़ संकुलित होती है। और दूसरा वर्ड यूज करते हैं क्या? निविड़, निविड़ संकुलित, ठीक है। आई के बात समझ में? तो दो चीजें हो गई, आयनिक बंध की ससंजक ऊर्जा उच्च होती है, ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? निविड़ संकुलित होती है, ठीक है। चलो भाई, तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी गलनांक व क्वथनांक, ठीक है। तो देखो भाई, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें हम, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये क्या होते हैं? हाई होते हैं, हाई होते हैं। अब पूछो सर क्यों होते हैं? तो देखो भाई, इनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं, है ना, बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो इसको बॉयल करेंगे तो वो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और उसका जो फ्रीजन पॉइंट है यानी मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसके जो बॉइलिंग पॉइंट बीपी एंड एमपी दोनों क्या होंगे? हाई होंगे, ठीक है भाई। चलो भाई, अब इसकी देखो विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, तो जब हम सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था की बात करते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है? अपने जो आवेश होता है ना, आयन होते हैं, वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स होते हैं आयन, ठीक है, इधर उधर नहीं जा रहे होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं, कम होते हैं, ठीक है। फिक्स होते हैं, ऑलरेडी फिक्स होते हैं, ठीक है, फिक्स होते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऑलरेडी जब फिक्स होंगे तो इधर उधर नहीं जा पाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, तो उसकी जो विद्युत चालकता है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जैसे ही हम किसी ठोस को किसी द्रव में घोल देते हैं ना, घोल देते हैं, तो उसके जो आयन होते हैं ना वो क्या लग जाते हैं? मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। और जिस कारण उसकी की जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। देखते हैं ना अपन की नमक होता है, सूखा नमक होगा, सॉलिड स्टेट होगी जब इसकी, तो उसमें आप करंट लगा के देखोगे तो उसमें करंट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में डाल दोगे, पानी में घोल के, और जब देखोगे उसमें करंट है तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ठोस अवस्था में जो चालकता है वो क्या होती है? कम होती है। लेकिन द्रव अवस्था में उस ठोस की चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन कब? उसको आपको घोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, तो देखो ये एक क्वेश्चन हो गया छोटा सा कि आयनिक क्रिस्टलों के चार गुणधर्म लिखिए। तो चारों गुणधर्म आप कौन कौन से लिखोगे? पहला, ससंजक ऊर्जा वाला। दूसरा, उसकी संरचना के बारे में कि निविड़ संकुलित होती है। तीसरा, उसके क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं, कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। और चौथा क्या हो जाएगा इसका? विद्युत चालकता कैसी होती है? कम होती है। कब? ठोस अवस्था में, ठीक है भाई। चलो, ये हो गए अपना आयनिक बंध पूरा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आयनिक क्रिस्टलों के चार गुणधर्म लिखिए, या फिर आयनिक क्रिस्टलों को समझाते हुए इसके गुणधर्म लिखिए। आगे क्या बात समझ में? चलो भाई, अब देखो दूसरा, जो दूसरी टाइप का जो बॉन्ड था, ठीक है, वो तो हो गया अपना स्ट्रॉन्ग, जो किसके बीच में लग रहा था? आयनों के बीच में।
अब नेक्स्ट वाला है कैसा, सहसंयोजी बंध। कैसा, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो देखो भाई, जो अपना कोवेलेंट बॉन्ड है ना, सहसंयोजक बंध, तो वर्ड को इस देखो, सह संयोजक, यानी कि इसका मतलब होता है साझा करने वाला, साझा करके। अब किसका साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करके बने बंध, बने बंध। ठीक है, आगे की बात समझ में। सहसंयोजक बंध किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करके बने हुए बंध। भाई क्या होता है, कभी कभी जैसे अपने पास दो परमाणु है, ठीक है, एक कोई और परमाणु है, एक्स परमाणु और एक वाई परमाणु है, ठीक है। अब उनको क्या करना है, सपोज करो बंध बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, बंध बनाना है। अब एक तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और एक बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, लगभग दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो लोग आपस में क्या करते हैं कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन मेरा ले लो और एक आपका ले लो। ठीक है, जब मैं मेरी तरफ से देखूंगा तो मेरे को एक बंध बना दिखेगा, और जब आप अपनी तरफ से देखोगे तो आपको भी एक बंध बना हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साझा करके बनाया हुआ बंध। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो बंध बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं अपन क्या, सहसंयोजक बंध या सहसंयोजी बंध, यानी कि साझा करके बनाए हुए बंध। ठीक है, चलो अब देखो, जिन परमाणुओं के बाह्यतम कोश अपूर्ण होते हैं, ठीक है, तो देखो पहली चीज तो क्या होती है इसमें, सहसंयोजी बंध जो बनते हैं ना वो सब किस में बनते हैं, जिनके जो एक्सटर्नल ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, खाली होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, खाली होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो वह परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन का साझा कर एक युग्म बनाते हैं, और इस युग्म में इलेक्ट्रॉन का चक्रण प्रति समांतर होता है। इस साझे से बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब देखो भाई, सपोज करो मेरे पास कोई एक तो एक्स परमाणु है और एक वाई परमाणु, ठीक है, अब इसके पास का भी एक्सटर्नल कोई कोर्स होगा, इसका भी समझ करो, इसके अपन पहले कोर्स की बात कर रहे हैं, कोर्स पहले की। ठीक है, फर्स्ट कोर्स, तो देखो फर्स्ट कोर्स में कितने मिनिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो होने चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। तो देखो भाई, अब मेरे पास क्या है, सपोज करो इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, कितना है, एक है, और इसके भी एक, कितना है, एक है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या बनाना है, बंद बनाना है दोनों को। तो बंद बनाने के लिए ये क्या करेंगे, दोनों पास पास आएंगे, क्या करेंगे, पास पास आएंगे। ठीक है, जैसे इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये आया और एक ये आया। ठीक है, दोनों को पास पास बुलाया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों पास पास आके क्या करते हैं, ऐसे आ जाते हैं। अब देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसके पास था और एक इसके पास था। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं हम, सपोज करो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये जो बॉन्ड बना है ना, ये जो बंध बना है, ये जो बंध बना है हमारा, ये जो बॉन्ड बना है, इसको बोलेंगे हम क्या, सहसंयोजी बंध। क्या बोलेंगे इसको, सहसंयोजी बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो भाई, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, इन दोनों की स्पिन जो होगी वो कैसी होगी, प्रति समांतर, यानी कि एंटी स्पिन होंगे ये दोनों। अगर एक की स्पिन अप है तो दूसरे की क्या होनी चाहिए, डाउन। ठीक है, आगे की बात समझ में। साझा कब कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन का, जब उनकी स्पिन कैसी होगी, प्रति समांतर, यानी कि समांतर नहीं होगी। आगे की बात समझ में। समांतर होती है तो साइन कैसे लेते हैं, ऐसे, और प्रति समांतर होती है तो ऐसे। तो ये इसमें, इस कंडीशन में संयोजी बंध की अवस्था में इनके जो चक्रण होगा, स्पिन होगी, वो कैसी होगी, प्रति समांतर होगी। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखते हैं। इसका देखो, एक तो H2 का उदाहरण इसमें दे रखा है, ठीक है, और CH4 का एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। देखो कार्बन होता है अपना CH4 का, ठीक है, CH4, तो देखो कार्बन होता है, तो कार्बन कैसा होता है अपना, ऐसे होता है। तो कार्बन के जो संयोजी कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं।
ठीक है। और जो हाइड्रोजन होता है ना अपना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे जुड़ जाता है, एक यहाँ पर जुड़ जाता है, और एक यहाँ पर जुड़ जाता है, और एक यहाँ पर। तो अपना हाइड्रोजन होता है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। ठीक है। तो अब ये जो बॉन्ड बने हैं ना, देखो, एक तो ये बॉन्ड बन गया, एक ये बॉन्ड बन गया, एक ये बॉन्ड बन गया, एक ये बॉन्ड बन गया। ठीक है। देखो, ये जो बॉन्ड बनाए ये दोनों के इलेक्ट्रॉनों का क्या करके बनाए, साझा करके बनाए। तो ये जो बंध बने हैं इसको बोलेंगे अपन, क्या बॉन्ड बोलेंगे इसको, सह संयोजी बंध। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है। तो ये हो गया सह संयोजी बंध, इसको ऐसे बना दो। ठीक है। चलो भाई, अब सह संयोजी बंध जो बना है, इससे जो क्रिस्टल बने हैं सह संयोजी बंध से, इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। ठीक है। तो देखो, यदि क्रिस्टल का अणु छोटा है तो अणु के मध्य बल दुर्बल प्रकृति का होता है। ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बने हैं ना, जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, बंध बना है अपना, जो बॉन्ड बना है, इस पर डिपेंड करता है साइज पर। ठीक है। तो अपना जो क्रिस्टल का जो अणु बना है, अणु यानी कि इससे बोझ करो, जैसे अणु ये रहा, किसी क्रिस्टल का अणु ये है, यहाँ पर NaCl का अणु जैसे। ठीक है। NaCl तो आयनिक हो जाएगा अपना, सॉरी। ठीक है। NaCl का एग्जाम्पल नहीं लेंगे अपन, किसका लेंगे, CH4 का। ठीक है। तो अगर ये जो अगर अपना अणु है, ठीक है, ये अणु अगर कैसा है, छोटा है, कैसा है, छोटा है साइज में। ठीक है। तो छोटा होगा तो इसका जो सहसंयोजी बंध होगा कैसा होगा, दुर्बल होगा। कैसा होगा, बंध दुर्बल होगा। कैसा होगा भाई, दुर्बल होगा, दुर्बल होगा। ठीक है। सहसंयोजी बंध कैसा होगा, दुर्बल होगा। अब अगर ये जो सहसंयोजी बंध है ये दुर्बल होगा, ठीक है, सहसंयोजी बंध अगर दुर्बल होगा, अगर बंध अपना दुर्बल है तो उसकी ससंजक ऊर्जा, कोहेसिव एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो इसकी जो ससंजक ऊर्जा होगी, सहसंजक, क्या, सहसंजक ऊर्जा, वो भी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। आगे की बात समझ में? क्यों होगी? क्योंकि अपना जो सहसंयोजी बंध था वो कैसा था, दुर्बल था। ठीक है। आयनिक में जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर अपना जो बंध था, आयनिक बंध, वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, प्रबल था। तो उसके लिए जो ससंजक ऊर्जा थी वो कैसी थी, अधिक चाहिए होती थी। ठीक है। और इसकी जो बंधन ऊर्जा है या ससंजक ऊर्जा है, इसमें क्या है, क्योंकि अपना बंध कैसा है, दुर्बल होगा। ठीक है, कम प्रबल होगा। तो इस वजह से इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कैसी होगी, कम होगी। ठीक है। चलो भाई, अब देखो, अगर बाइंडिंग एनर्जी भी कम है, बॉन्ड भी दुर्बल है, तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होंगे, कम होंगे। क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है। क्वथनांक और गलनांक भी कैसे होंगे, कम होंगे। तो इसके जो क्वथनांक और गलनांक क्या होंगे, कम होंगे। ये भी क्या होगा, कम होगा। किसके, सहसंयोजी के। ठीक है। और इसका जो बंध था वो कैसा था, दुर्बल। ठीक है। और ससंजक ससंजक ऊर्जा भी क्या थी, कम। आगे की बात समझ में? ठीक है। और चौथी बात, अब इसकी जो कंडक्टिविटी की बात, चालकता की बात करें अब। ठीक है। कम होगा किससे, आयनिक से कम होगा ये। ठीक है। आयनिक से तो कम, आयनिक से कम। ठीक है। आयनिक से कम होगा, लेकिन फिर भी कैसा रहेगा, हाई रहेगा, इतना ज्यादा कम भी नहीं होगा। ठीक है भाई। चलो, ये कब, ये केस कब था, ये केस कब था, जब अपना जो अणु था कैसा था, छोटा था। ठीक है। आगे की बात समझ में? जब अपना अणु कैसा था, छोटा था। ये पूरा केस कब है, जब अपना अणु कैसा हो, छोटा हो। जब अणु कैसा हो, छोटा हो, यहाँ पे लिख भी देना, क्या हो, जब अणु छोटा हो।
और जब अणु का आकार क्या हो, बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो, तो क्या होगा देखो भाई, अपनी जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। एम पी मेल्टिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक और गलनांक वो भी क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। और अपना जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है भाई, आगे की बात समझ में। देखो, सहसंयोजी क्रिस्टलों में चालकता एक विस्तृत परास में उपस्थित होती है। ठीक है, तो अपने जो सहसंयोजी होते हैं ना, सहसंयोजी क्रिस्टल, सहसंयोजी, सहसंयोजी क्रिस्टल कौन से होते हैं, जो सहसंयोजी बंधों से बने हुए हो। ठीक है, तो सहसंयोजी क्रिस्टल होंगे ना अपने, तो इसमें क्या होगा, इसकी जो चालकता है परास, वो क्या होगी, अधिक होगी। परास अधिक होने का मतलब क्या है कि भाई साहब इसमें आपको कुछ चालक भी मिल सकते हैं, चालक भी मिल सकते हैं, और अर्धचालक भी मिल सकते हैं, और अर्ध चालक भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो अपने जो सहसंयोजी क्रिस्टल है वो कैसे हो सकते हैं, चालक भी हो सकते हैं, वो चालक भी हो सकते हैं और अर्धचालक भी, यानी कंडक्टर भी हो सकते हैं और सेमी कंडक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे। तो ये हो गया अपना कौन सा, एक बंद। अच्छा, एक लाइन और रह गई इसमें कि यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य उच्च हो तो उसके लिए क्रिस्टल पारदर्शी होगा, वह लघु तरंग दैर्घ्य के लिए क्रिस्टल अपारदर्शी होगा। ठीक है, तो अपना जो क्रिस्टल है, जैसे सपोज करो ऐसा अपना क्रिस्टल बना, ठीक है, ठीक है, ऐसे अपने क्रिस्टल है। तो अगर ये जो क्रिस्टल है ना, अब अपनी जो अपन इस पर क्या डालें, लाइट डालें, क्या है, लाइट, बोले तो प्रकाश। जैसे मैंने इस पर लाइट इंसिडेंट करवाई, प्रकाश इस पर डाला, तो प्रकाश डालने पर क्या होगा, अगर मैंने उच्च तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डाला, क्या डाला मैंने, उच्च तरंग दैर्घ्य, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी लेमडा क्या है, ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्रिस्टल होगा जो क्या होगा, पारदर्शी होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आर पार हम इसमें देख सकते हैं। और अगर मैंने कम तरंग दैर्घ्य का इस पर प्रकाश डाल के देखा, तो ये कैसा होगा, अपारदर्शी होगा। कैसा होगा, अपारदर्शी होगा। ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, चलो भाई, अब आगे आते हैं नए बंध पर। धात्विक बंध, मेटॉलिक बंध। ठीक है, देखो भाई, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, तो मेटेलिक बॉन्ड किस में पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है ना। धात्विक बंध है ऑब्वियसली धातुओं में पाया जाता है, धातुओं में। ठीक है, किसमें पाया जाता है, धातुओं में, धातुओं में पाया जाता है। अब धातुओं में क्या होता है, देखो भाई, जैसे धातुओं में ऐसे सपोज करो, ये अपना उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसमें ऐसे अपने परमाणु है। ठीक है, तो इन परमाणुओं के आसपास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये जो धातुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये परमाणुओं में क्या होते हैं, दुर्बल बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। देखो, धातु है तो धातु के जो बाह्यतम कोष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जैसे ही अपने परमाणु का आकार बड़ा होता जाता है, ठीक है, तो उसके बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर होता जाएगा, और जैसे ही दूर होगा तो नाभिक उस पर कम फोर्स लगाएगा, है ना। आ रही है बात समझ में? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स हो वो कैसे हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आसानी से वहां से भाग सकता है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि धातुओं में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या आ जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जिस बंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं, नाभिक से। ठीक है, ठीक है, तो धात्विक क्रिस्टल के परमाणुओं में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ कम बंध ऊर्जा के साथ बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो देखो, सहसंयोजी यौगिक है। ठीक है, तो इसमें जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, दुर्बल बल से बंधे हुए हैं। ठीक है, किससे, दुर्बल बल से। ठीक है, आ रही बात समझ में, हल्के बल से। ठीक है,
और इसकी जो बॉन्ड है वो कैसा है, कम इसकी जो संयोजक ऊर्जा है वो कम बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, अपने जो पूरा जो पदार्थ है, पूरी जो अपना ठोस है उसमें क्या करते रहते हैं, ये विचरण करते रहते हैं, स्थानांतरण करते रहते हैं। ठीक है, तो इस जो ये जो बंध था, ठीक है, ये जो बंध था इसको क्या बोलते हैं अपन, मेटालिक बंध, धात्विक बंध। ठीक है, तो इनका किसी एक विशेष परमाणु के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो इनका किसी एक के साथ ये जानकारी नहीं रखते हैं। आजकल क्या होता है, लोग सबसे जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो ये भी, ये जो इलेक्ट्रॉन था जैसे ऐसे, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन था अपना, ये है ना, तो ये अभी तो इससे बंधा हुआ है, थोड़ी देर बाद ये इससे बंध जाएगा, फिर उसके बाद ये इससे बंध जाएगा। ठीक है, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, और यहां से यहां आया, और फिर यहां से यहां आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, ये जालक में घूमते रहते हैं। ठीक है, और किसी ये जो बंध था ना, ये जो बंध था, ये जो बंध बन रहा था इनके बीच में, ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, ठीक है, धनायन और ऋणायन के बीच में, तो ये जो बंध था इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन धात्विक बंध। ठीक है, और ये कैसा होता है, वीक होता है, दुर्बल बंध। इसी को क्या बोलते हैं अपन, धात्विक बंध, धात्विक बंध। और ये किस में पाया जाता है, केवल ये केवल पाया जाता है धातुओं में। ठीक है, किसमें, धातुओं में। आगे की बात समझ में, चलो भाई, धातुओं में हो गया। ठीक है, और जो धात्विक बंधों से मिलकर जो क्रिस्टल बनता है उसको क्या बोलेंगे अपन, धात्विक बंधों से मिलकर बने क्रिस्टल को बोलेंगे क्या, धात्विक क्रिस्टल। ठीक है, यानी कि मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है, आगे की बात समझ में, चलो अब वही बात दोहराते हैं फिर से, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज के बारे में देखो भाई, इनकी जो ससंजक ऊर्जा है, वही सबसे पहले, क्योंकि बंध के बारे में बात करें तो इनका बंध कैसा था, दुर्बल था। तो अगर इनका जो बंध था वो कैसा है, दुर्बल है, कैसा है बंध, दुर्बल है। और जब बंध दुर्बल होगा तो इसकी जो ससंजक ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, ससंजक ऊर्जा कम होगी। ठीक है, अब ससंजक ऊर्जा जब कम होगी तो इसका जो, और किससे कम होगी है, अपने जो सहसंयोजी बंध थे ना और आयनिक बंध थे उनसे कम होगी। ठीक है, तो इनके जो गलनांक है और ये भी क्या होंगे, कम होंगे। क्वथनांक और गलनांक भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो अपने जो ससंजक ऊर्जा है वो क्या है, कम है। और ससंजक ऊर्जा कम क्यों थी, क्योंकि इनका जो बंध था वो भी दुर्बल था। ठीक है, चलो भाई आगे। अब इनकी जो चालकता की बात करें तो इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मुक्त जब इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं तो आप एक बात बताओ भाई, जब आपके पास अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो तो आसानी से इधर उधर घूमेंगे, और इस वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या आ जाएगी, इसमें विद्युत चालकता इसकी अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, इसमें देखो एक रीजन ये भी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं, गति करते हैं। क्या करते हैं, गति। इस वजह से इसमें क्या आती है, गतिशीलता, गतिशीलता। ठीक है, मोबिलिटी, क्या आती है, मोबिलिटी। ठीक है, और जो मोबिलिटी जिसकी अधिक होती है ना, जिसकी गतिशीलता, उसकी क्या होती है, चालकता भी अधिक होती है। क्या होती है, चालकता भी अधिक होती है। आगे की बात समझ में, जिसकी गतिशीलता अधिक होगी उसकी चालकता भी अधिक होगी। और इलेक्ट्रॉन की तो, जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे पास मिल ही रहे हैं तो उसकी चालकता तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, और अपने साथ जो ऊष्मा का भी चालन करते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे तो ऊष्मा का भी चालन होगा। तो हमारे जो धात्विक जो क्रिस्टल होते हैं उनकी विद्युत चालकता और ऊष्मीय चालकता क्या होती है, उच्च होती है। क्या होती है, हाई होती है। आगे की बात समझ में, चलो भाई ठीक है। अब देखो,
और देखो जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, आप अगर इस पर लाइट डालोगे ना तो क्या होगी, वो आर पार नहीं निकलेगी। तो ये कैसे होते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है, कैसे होते हैं, अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी होते हैं। चलो भाई, अब देखो अपना जो चौथा जो फोर्स था उसका नाम था क्या, वांडरवाल वल्स, वांडरवाल, वांडरवाल क्या थे, एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, वांडरवाल, ठीक है, वांडरवाल बल, ठीक है, दुर्बल बल होता है वांडरवाल, ठीक है। तो वांडरवाल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका पता लगाया था, इसलिए उनका नाम दे दिया वांडरवाल बंद, ठीक है। तो देखो गैसों के अणुओं में, गैसों के जो अणु होते हैं ना, सपोज करो अपने पास एक कंटेनर है, इसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, ठीक है, ये गैस के अणु है। गैस के अणु कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं ना, नहीं होते क्या, पढ़ा तो था अपने, सॉलिड के अणु जो होते हैं वो पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े और कम पास होते हैं, और गैस के अणु कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो इन गैस के अणुओं के बीच में, इन गैस के अणुओं के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं क्या, वांडरवाल बल, क्या बोलते हैं, वांडरवाल बल। और ये जो बंध बनता है इनके बीच में, ठीक है, किसके कारण बनता है, ये वांडरवाल बल के कारण। इस पे फोर्स लग रहा होगा, बल बन रहा होगा, इस वजह से इनमें क्या बन गया, बंध बन गया, ठीक है। और ये जो किस में पाया जाता है, ओनली गैसेज में, किसमें, गैसेज में, ठीक है, गैस अवस्था में, ठीक है भाई। चलो अब गैस के अणुओं के जो बंध होता है ना, ये किसके, ध्रुवण के कारण होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक अणु है, ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन, ये धनावेश था, ठीक है, धनावेश के चारों ओर मेरा ऋणावेश है, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, सपोज करो, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, अध्रुवित, क्या बोलेंगे इसको, अध्रुवित बोलेंगे, है ना, इसको बोलेंगे क्या अपन, अध्रुवित अणु, ठीक है। अब अगर इसमें क्या कर दूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र लगा दूं या विद्युत क्षेत्र लगा दूं, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो एक बगल और नेगेटिव चार्ज एक बगल, ठीक है। तो ये जो अवस्था है इसको बोलते हैं ध्रुवित अवस्था, क्या, जिसमें क्या हूं, ध्रुव हूं, पोल हूं, ठीक है, क्या हूं, ध्रुवित अवस्था, ठीक है। तो जो ध्रुवित अवस्था, अब देखो मेरे पास क्या है, एक तो ये पोलर है प्लस माइनस, और एक ये है प्लस माइनस। अब इन दोनों के बीच में जो ये बंध बन रहा है, ठीक है, कोई एक परमाणु ये है, ये भी क्या कोई परमाणु है, परमाणु, दोनों कैसे हैं, ध्रुवित हैं। तो दोनों ध्रुवित परमाणु के बीच में जो ये जो बंध बन रहा है, ये जो बंध बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, वांडरवाल बंध, क्या बोलेंगे, वांडरवाल बंध। आगे की बात समझ में, ध्रुवित अणुओं के बीच में जो बंध बनता है उसको बोलते हैं अपन क्या, वांडरवाल बंध, ठीक है। और वांडरवाल बंध के कारण क्या होता है, ये जो वांडरवाल बंध है ना, ये किसके लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्षणिक होता है, थोड़ी देर बाद अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे ही परमाणु हमारे ध्रुवित हुए ये काम करने लग जाएगा, जैसे ही वो अध्रुवित हुए वापस में अपने साम्यावस्था में आ जाएगा। आगे की बात समझ में, चलो देखो ये उसका एग्जाम्पल है कि ये ध्रुवित अणु है, ये भी ध्रुवित अणु है, दोनों के बीच में क्या बन रहा है, वांडरवाल बंध, ठीक है। स्टार्टिंग अवस्था कैसी होती है इनकी, ये दोनों कैसे हैं, अध्रुवित हैं, कैसे हैं, अध्रुवित हैं, ठीक है। चलो भाई, अब वही फिर से दोहराते हैं कि वांडरवाल वाले इनके क्या गुणधर्म होते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, इनकी जो ससंजक ऊर्जा है दुर्बल बंध के कारण कैसी होती है, बहुत अल्प होती है, क्योंकि अपन स्टार्टिंग से पता है कि वांडरवाल जो बल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दुर्बल बल होते हैं, और उसकी वजह से क्या बनता है, वांडरवाल बंध बनता है, वांडरवाल बॉन्ड बनता है, और जो बॉन्ड होता है वो भी कैसा होगा, दुर्बल होगा, कैसा होगा, दुर्बल होगा, वीक होगा। अब जब अपना जो बंध है,
बंध कैसा है अपना, दुर्बल है, वीक बॉन्ड है, ठीक है। और जब वीक बॉन्ड है तो क्या होगा, इसकी जो कोहेसिव एनर्जी है, संसंजक ऊर्जा भी क्या होगी, संसंजक, संसंजक है, संजक ऊर्जा वो भी क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी, ठीक है। कोहेसिव एनर्जी कम होगी। अब जब कोहेसिव एनर्जी भी कम है तो इसके जो गलनांक व क्वथनांक भी क्या होंगे, कम होंगे, गलनांक एंड क्वथनांक क्या हो जाएंगे, कम, एम बी एंड बीपी, एम पी एंड बीपी, ठीक है। ये आगे बात समझ में, क्यों क्यों होंगे, क्योंकि इनके जो बंध है वो कैसा है, दुर्बल है, और इसकी संसंजक ऊर्जा भी क्या है, कम है, ठीक है। और ये जो लाइट्स के लिए कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, कैसा होता है, पारदर्शी, ठीक है, लिख सकते हो क्या, ठीक है। और एक चीज और, ये जो चौथा पांचवा पॉइंट है इसमें, इसके ये कैसे होते हैं, कुछ अलग टाइप के होते हैं, चालक, ठीक है। इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक है। कुछ चालक इसके विद्युत के, विद्युत और ऊष्मा के, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, ये हो गया अपना वान डेर वाल्स के गुणधर्म। अब पांचवा है अपना हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो देखो शब्द को सोचकर ही बात आ रही होगी कि हाइड्रोजन की बात हो रही होगी। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपने से उच्च विद्युत ऋणी किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता ज्यादा रखता हो, ठीक है, जिसके इलेक्ट्रॉन लेने की पावर क्या हो, ज्यादा हो। तो जैसे अपना फ्लोरीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ। प्रकृति में ये तीन ऐसे तत्व हैं जिनकी जो विद्युत ऋणता है वो क्या होती है, उच्च होती है। याद करने के लिए अपन बोल सकते हैं फोन, FON, फ्लोरीन, क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ये जो FON जो एटम्स होते हैं, इनकी जो विद्युत ऋणता होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। यानी कि अगर इनको सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉन दिख जाए ना तो ये उससे छीन लेते हैं कि भाई साहब इधर दे दो चुपचाप, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जैसे ही ये परमाणु कहीं पर दिख जाते हैं ना, ये वाले, ठीक है, तो ये क्या कर लेता है, ताजा कर लेता है इनसे, ठीक है। जैसे फ्लोरीन हुआ, और कैसे लिए, थोड़ी देर के लिए, कि भाई साहब थोड़ी देर के लिए दे दो हमारे लिए आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो बंध बनता है हाइड्रोजन के कारण, जैसे फ्लोरीन के या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन जो भी है, ठीक है। तो ये जो बंध बना FON, फोन के वजह से और हाइड्रोजन की वजह से, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, हाइड्रोजन बंध। देखो भाई, जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु FNO या FON के साथ सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है, और इस अवस्था में आकर्षण वाले बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। देखो भाई, सपोज करो मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये क्या है, फ्लोरीन, ये अपना एक अणु है, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और एक मेरा हाइड्रोजन है, और एक इधर क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। दो चीज थी अपने पास अलग अलग, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक बंद था, ये एक बंद था। अब ये जो एफ है, ये फ्लोरीन है, इसकी क्या होती है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, नेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसकी, उच्च होती है, विद्युत ऋणता क्या होती है इसकी, उच्च होती है। तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो ये इससे बोलता है कि भाई साहब आपका जो इलेक्ट्रॉन है हमारे साथ साझा कर लो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक आंशिक बंध बन जाता है, ठीक है। इसके बीच में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के नीचे, इधर भी ऐसे ही एक फ्लोरीन होगा कहीं पे, तो वो भी इससे ऐसे एक बंध बना लेगा, ठीक है। और ये भी आगे अपने हाइड्रोजन से एक बंध बना लेगा। तो ये जो बंध बना है, इस वजह से क्या होगा, आप देखो फ्लोरीन ने क्या किया होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इससे लिया होगा, तो इस पर आंशिक रूप से क्या आ जाएगा, ऋणावेश,
इस पर क्या आ जाएगा आंशिक रूप से धनावेश। आगे की बात समझ में, ये इसने दिया होगा, इसने लिया होगा, तो इस वजह से अब ये जो बंध बना है किसके बीच में था, हाइड्रोजन और उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में। इसकी विद्युत ऋणता थी वो क्या थी, बहुत अधिक थी। ठीक है, तो ये जो बना है इसको बोलेंगे हम क्या, एच बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध। आगे की बात समझ में, अपन जो आइस होती है ना, आइस बर्फ होती है, आइस का जो फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन बंध होता है, उसमें भी हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। और तीन ही तत्व ऐसे हैं प्रकृति में, ठीक है, तीन ही ऐसे तत्व हैं जिनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या प्रकृति में अन्य सभी तत्वों से अधिक होती है, FON फोन। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, चलो भाई, ये देखो यहाँ पर भी ये बना रखा है। ठीक है, अब फिक्स है, हाइड्रोजन बंध के गुणधर्म फिर से याद करेंगे अपन कि हाइड्रोजन बंध के गुणधर्म क्या होते हैं। तो देखो भाई ये कैसा है, दुर्बल। ये बंध कैसा था, दुर्बल ही था। देखो दूर दूर है ना ये डॉट 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 में, तो दुर्बल है। कैसा है ये, दुर्बल है, वीक है। तो अगर ये दुर्बल होगा, कैसा है ये, दुर्बल है। एच बॉन्ड कैसा होता है, दुर्बल होता है। ठीक है, तो अब इसके देखो गुणधर्म जब हम इसके लिख रहे होंगे तो कैसे लिखेंगे। पहली चीज, बंध कैसा है, एच बॉन्ड, एच बंध। अरे यार, पहला एच जो बंध है अपना, एच बॉन्ड है अपना, वो कैसा था, वीक था। कैसा था, दुर्बल था। अब जब बंध दुर्बल होता है तो हम सीधी सी बात है कि अपनी जो ससंजक ऊर्जा है, क्या, सहसंजक, वो भी क्या होगी, कम होगी। नहीं होगी क्या, ससंजक ऊर्जा भी कम होगी। ठीक है, अब जब ससंजक ऊर्जा कम होगी तो गलनांक और क्वथनांक ये भी क्या होंगे अपने, कम होंगे। ठीक है, देखो एक चीज, एक सारी ये चीजें एक दूसरे से लिंक है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो अपना जो बंध है वो कैसा है, प्रबल है या दुर्बल है। ठीक है, और प्रबल होगा तो अब अगले स्टेप पर जाओ कि अगर प्रबल है तो क्या होगा और दुर्बल है तो क्या होगा। तो प्रबल के बाद बंध, बंध की प्रकृति जानने के बाद अपन को तुरंत जाना है किसकी, ससंजक ऊर्जा पर, कि जैसा बंध वैसी ससंजक ऊर्जा। अगर बंध प्रबल है हमारा तो अपनी जो ससंजक ऊर्जा है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और बंध अपना अगर दुर्बल है तो ससंजक ऊर्जा भी कम होगी। ठीक है, अब तीसरी स्टेप अपन गलनांक और क्वथनांक पर जाना है। ठीक है, तो अगर अपना बंध कैसा था, ससंजक ऊर्जा कैसी थी, अधिक थी, तो अपने क्वथनांक और गलनांक भी कैसे होंगे, अधिक होंगे, उच्च होंगे। और अगर अपना ससंजक ऊर्जा है वो कैसी है, कम है, तो अपने जो क्वथनांक और गलनांक है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं अपन चौथी प्रॉपर्टी पर, चालकता पर। ठीक है, तो चालकता कैसी होती है, ये इसमें डिपेंड करेगा किसके ऊपर, क्योंकि अब देखो FON जो भी थे अपने, ये कैसे थे, अधातु थे। अधातु थे ना, F और N और O तीनों धातु तो नहीं है ना। तो विद्युत चालकता इनकी कैसी होगी, कम होगी। कैसी होगी, कम होगी। डिपेंड करेगा इसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं। ठीक है भाई, आप देखो एक और इसकी प्रॉपर्टी है। ये क्या करते हैं, ये जो बंद होता है ना ऐसे लंबा चलता जाता है। जैसे इसको बताऊंगा आपको, H F H F H F। देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये कैसा है बना रहा है, अब देखो एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है, एक, दो, तीन। तो देखो एक से ज्यादा अणु जब जुड़े हुए होते हैं तो ये जो अपन ट्वेल्थ में जब अपन बहुलक पढ़े थे अपने केमिस्ट्री में, तो जो वो बहुलक होते हैं ना उसकी प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इनकी जो H बॉन्ड होता है ना, H आबंध, ये कैसी, इनकी प्रकृति कैसी होती है, बहुलक बनाने की प्रकृति होती है। ठीक है, क्या होती है, बहुलक। तो इनकी जो बहुलीकरण, ठीक है, यानी कि पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर, ये क्या बनाते हैं, बहुलक का निर्माण करते हैं। आगे की बात समझ में। ठीक है, चलो भाई, अगला टॉपिक होता है अपना,
ठीक है। तो ये अपने पहले तो सबसे पहले तो 5 प्रकार के क्या थे अपने बंध थे, ठीक है। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, वांडरवाल बंध, हाइड्रोजन बंध, और एक और कौन सा रह गया अपना, कौन सा रह गया भाई, सहसंयोजी रह गया, कहाँ गए, सहसंयोजी बंध, और कितने थे, हाइड्रोजन बंद हो गया, आयनिक बंद, धात्विक बंद, हाँ धात्विक बंद, ठीक है। तो ये 5 अपने क्या हो गए, बंद हो गए, ठीक है। अब अपन का जो नया टॉपिक है वो होता है क्या, स्थितिज ऊर्जा। क्या चीज, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो देखो भाई, अपने पास क्या होता है, सपोज करो कोई भी जब अपना बंद बन रहा होगा तो उसमें एक तो पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। तो जब एक आवेश की हम बात कर रहे होते तो इस पर कैसा आवेश होता है, इस पर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, ठीक है। तो अपना जिनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R², ये तो होता है, ठीक है। और इधर आर कैप भी लगा दिया, ठीक है, आर कैप। तो देखो आर कैप को क्या अपन, अपना आर वेक्टर होता है ना उसको कैसे लिखते हैं, आर, आर कैप मैग्नीट्यूड है ये, इसका अपन अगर डिफ्रेंशिएशन कर दें तो क्या आ जाता है, इसका डिफ्रेंशिएशन आर का 1 होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आर ओवर डी आर, आर कैप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आर, ठीक है। तो डी आर की वैल्यू क्या होती है, आर कैप, और आर कैप की वैल्यू क्या होती है, डी आर। तो अगर अपन शॉर्ट फोर्स की जब हम बात कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, वो डी एफ हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। अब अपन क्या करते हैं, अपन को क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो जो अपना पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है भाई साहब, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर वेक्टर, आगे माइनस का साइन, ठीक है। ये अपन ने पहली कक्षाओं में पढ़ा है, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें याद रख लो। तो अपनी जो एनर्जी होगी क्या हो जाएगी, माइनस का साइन, तो एफ क्या होता है, एफ वेक्टर अपना Q1 Q2 अपॉन R², ये तो था K Q1 Q2 अपॉन R²। और यहाँ पर क्या आ गया था, आर कैप की जगह पर क्या आ गया था अपना, डी आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। तो देखो माइनस का K Q1 Q2 अपॉन R², और ये क्या हो गया, डी आर का डी आर, ठीक है। अब देखो ये जो के तो कांस्टेंट है, Q1 अपना कैसा चार्ज था, ई, और Q2 का था ई तो होता है चार्ज, ई एक आवेश पर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है ना, ठीक है। R² और डी आर, और आगे कैसा था, साइन कैसा था, नेगेटिव ऑलरेडी था, और एक चार्ज नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो अपनी एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी, U इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गई, देखो भाई Ke² अपॉन आर, किसके, Ke² अपॉन आर। आगे के बाद समझ में डिपेंड करता है ये चार्ज कैसे हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ K1 Q2 ले लिया था, तो एक अगले स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। क्या आया था अपना फॉर्मूला, K Q1 Q2 अपॉन आर, ये तो आया था U। अब देखो पहला केस, इफ अपना क्या है, Q1 कैसा है, पॉजिटिव है, और Q2 कैसा है, वो भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, इसमें वैल्यू जैसी अपन रखें तो U कैसी आ जाएगी अपनी, क्या हो जाएगी, नेगेटिव के ई अपॉन आर, क्या हो जाएगा, Ke² अपॉन आर, कैसी होगी, Ke² अपॉन आर। आगे की बात समझ में। अब देखो अगर ये दोनों दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर पॉजिटिव अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्या होगा, प्रतिकर्षण या रिपल्सन, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर अपना Q1 कैसा हो, पॉजिटिव हो, और Q2 कैसा हो, नेगेटिव हो, तो दोनों के बीच में अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कैसी हो जाएगी, Ke² अपॉन आर, कैसी, नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर अपनी नेगेटिव है, ये अगर नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पर, तो ये कैसी अवस्था होगी, आकर्षण की अवस्था, कैसी होगी, आकर्षण। ये जो बल होगा, जो फोर्स लग रहा होगा
आकर्षण प्रकृति का होगा, आकर्षण प्रकृति। ठीक है, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब देखो, अब अपना एक नया टॉपिक है क्या, मेडुलम कांस्टेंट। मेडुलम मेडुलम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, गुणांक, है ना। इंग्लिश में लिखते हैं इसको मेडुलम कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो भाई, ये मेडुलम कांस्टेंट है क्या, आखिरकार है क्या बीमारी। ठीक है, तो मेडुलम कांस्टेंट के बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है ना, कि देखो, मेडुलम नियतांक एक वास्तविक संख्या होती है जिसका उपयोग क्रिस्टल की ज्यामिति पर पड़े प्रभाव को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको अगर सरल भाषा में देखें ना, तो मेडुलम कांस्टेंट है ना, वो होता ही है, एक अपने अपनी पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन की थी अभी। ठीक है, तो जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है ना, इस पर अपना जो क्रिस्टल बना है, तो उस क्रिस्टल की जो ज्यामिति है, उस ज्यामिति का इस क्रिस्टल की पोटेंशियल एनर्जी पर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा होगी, कम होगी, है ना, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है हमें, मेडुलम कांस्टेंट से। ठीक है, मेडुलम गुणांक से। आगे की बात समझ में, चलो देखो, तो ये क्या बताता है, स्थितिज ऊर्जा पर स्थितिज ऊर्जा पर किसके प्रभाव को दर्शाता है, स्थितिज ऊर्जा पर क्रिस्टल की ज्यामिति के प्रभाव को बताता है। आगे की बात समझ में, मेडुलम कांस्टेंट क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा पर क्रिस्टल की संरचना का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके बारे में हमें जानकारी देता है कि भाई इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी या कम होगी। आगे की बात समझ में, ठीक है। अब देखो, मेरी जो एनर्जी क्या थी, यही तो आ रही थी, माइनस का के ई स्क्वायर अपॉन आर, यही आ रही थी ना। अब देखो, मैं अगर इसमें एक कांस्टेंट का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एल्फा का। अब इस एल्फा का मैंने क्या गुणा किया है। ठीक है, तो इस एल्फा को क्या बोलूंगा मैं, मेडुलम कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो, मेरे को क्या करना होता है इसमें, इसकी कैलकुलेशन जो मैं करता हूं। ठीक है, मेडुलम कांस्टेंट, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरे को क्या करना है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई साहब मेडुलम कांस्टेंट के कैलकुलेशन कीजिए, गणना कीजिए कि मेडुलम कांस्टेंट निकालिए, तो आपको क्या करना होता है, कोई भी क्रिस्टल है ना, उसकी सबसे पहले तो क्या निकालो, पोटेंशियल एनर्जी। और क्रिस्टल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, डेफिनेटली हमें वहां पर एक तो ऋणावेश लिया होगा, एक धनावेश लिया होगा। तो जितने भी ऋणावेश हैं और जितने भी धनावेश है, उनके बीच में जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है, क्या, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपन को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। आगे की बात समझ में, पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है अपन को, कैलकुलेट करनी है। और कैलकुलेट करके, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी आई, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करके और उसको किसकी फॉर्म में ले आना है, इसकी फॉर्म में ले आना है। ठीक है, किसकी फॉर्म में ले आना है, इसकी फॉर्म में ले आना है। जैसे मेरे पास सपोज करो 27 यू आ गई। ठीक है, तो 27 यू पोटेंशियल एनर्जी है, तो मेरे को इससे कंपेयर करनी है। ठीक है, तो देखो, जैसे मेरे पास आई कितनी है, 27 ए ई स्क्वायर अपॉन आर, ये एनर्जी आ गई। ठीक है, तो मेरे को इसकी कंपेयर किससे करनी है, इससे करनी है। और इससे करके अब देखो, ये तो इसमें कॉमन आ गया, है ना, फिर कंपेयर करके देख लो, माइनस में ले लो, है ना। तो देखो, ये तो छोड़ देना है अपन को, ठीक है, ये तो छोड़ देना है। और ये जो कांस्टेंट, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये है इसमें क्या, मेडुलम कांस्टेंट, यानी कि के ई स्क्वायर अपॉन आर, के ई स्क्वायर अपॉन आर का जो फैक्टर है, का जो गुणांक है, उसको बोलेंगे अपन क्या, मेडुलम कांस्टेंट। ठीक है, और बताता क्या है ये, कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो
उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का। आगे की बात समझ में। देखो जैसे मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक तो ऐसा है ना, या हो सकता है मेरा क्रिस्टल कैसा हो, ऐसा हो, ठीक है। इन सब के लिए जो मेडुलम कांस्टेंट है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी, डिफरेंट डिफरेंट आएगी, तो इसका जो फैक्टर होगा ये एल्फा, ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं अपन क्या, मेडुलम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मेडुलम कांस्टेंट। आगे की बात समझ में। चलो भाई ठीक है। तो देखो मेडुलम जो कांस्टेंट है इसका मान अलग अलग क्रिस्टलों के कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। और अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं किसका, सोडियम क्रिस्टल का। किसका लेते हैं, सोडियम क्रिस्टल के लिए मेडुलम कांस्टेंट की गणना करना, ठीक है। आपके लिए एग्जांपल है, ये शानदार एग्जांपल है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अब देखो ये क्या है, आपको जूम करके बताऊं। ये है किसका, NaCl का क्रिस्टल। क्या है, NaCl का क्रिस्टल। तो इसमें जो ये ग्रीन वाले हैं ना, ये ग्रीन वाले, ये ग्रीन वाले, ये ग्रीन वाले, ये तो है क्या, सोडियम। क्या है, सोडियम के परमाणु। और ये जो रेड वाले हैं ये क्या है, क्लोरीन के परमाणु। किसके हैं, क्लोरीन के परमाणु। इसको बनाना भी बता देता हूँ आपको, है ना। देखो सबसे पहले तो एक क्यूब बना लो सुंदर सा, बड़ा सा, है ना। और एक फिर इसको ऐसे मिलाना है, कभी कभी नहीं बन पाता ये, है ना। इनको सबको मैच करा दो, ठीक है। और फिर कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं और इसको बेस वाले को बेस वाले से मिला देते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले को एक लाइन ऐसे बाहर येलो कलर की, है, ये हो गया, ठीक है भाई। अब फिर से एक कलर चेंज करके, और अब बनाते हैं क्या, एक मिनट, इसको इससे मिला दो, इससे मिला दो, इससे मिला दो, ठीक है। ये हो गया। तो एक लाइन और रह गई अपनी, कौन सी, ये वाली। तो इसको कहाँ से मिला दो, तो इससे, और इसको इस, ठीक है। तो आपका ये बन गया ये क्या, क्रिस्टल संरचना। अब देखो मैंने क्या किया, इसके जो कॉर्नर्स हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर हुआ और ये कॉर्नर हुआ, एक ये कॉर्नर हुआ और ये कॉर्नर हुआ, कुछ रह तो नहीं गया ना इसमें, ये जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है। देखो पहले मैंने क्या ले लिया इस पर, जैसे यहाँ पर क्लोरीन लिया तो यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन के बाद एकांतर क्रम में यहाँ पर क्या आ गया, सोडियम, ये सोडियम आ गया, ये भी अब क्लोरीन सोडियम, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन, फिर सोडियम, क्लोरीन सोडियम, ठीक है, क्लोरीन सोडियम। इसके बाद सोडियम, ये क्या है, क्लोरीन है, सोडियम, यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा फिर, सोडियम, सोडियम आ गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये क्लोरीन है तो ये सोडियम आ गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर से क्लोरीन, ये सोडियम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारे अपन को पॉइंट बना लेने हैं, ठीक है। ये रेड हो गया, पहले रेड वाले लेते हैं, ठीक है। रेड, यहाँ पे रेड आएगा, ठीक है। और यहाँ यहाँ पर भी फिर ब्लैक, ब्लैक ब्लैक, ये भी रेड हो गया, ठीक है भाई। और एक ये वाला अपना फिर कॉर्नर में क्या जाएगा अपना, ये हो जाएगा, ये हो गया एक अपना। तो इसके जो बेस में है बीच में भी क्या आएगा, रेड वाला, ठीक है भाई। तो देखो इस तरह से अपन ने क्या दिया, NaCl क्रिस्टल का फॉर्मुलेशन कर दिया, ठीक है। अब जो इसकी जो ज्यामिति है, इस ज्यामिति की वजह से ये जो क्या है, इसकी जो जियोमेट्री है, इस जियोमेट्री की वजह से क्या हो रहा है इसमें, मेडुलम कांस्टेंट की अपन को क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, NaCl में छह जो अपने, ये अपना क्या ले लिया अपने, क्लोरीन ले लिया, ठीक है, क्लोरीन,
ये अपना सोडियम है ना। तो सोडियम के बाद आप देखो इस वाले से मेरे को सारी कैलकुलेशन करनी है। अब मेरे को क्या निकालनी है, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्रिस्टल जैसे मेरे को कैलकुलेट करनी है ना, तो देखो मैं इस वाले से सारी डिस्टेंस लूंगा। ठीक है, तो देखो इसके पास वाले, इसके पास कितने हैं, देखो एक यहाँ पर भी होगा ना क्लोरीन, हाँ मिस कर दिया अपन ने। ठीक है, तो देखो इस सोडियम के नजदीक वाले, इस सोडियम के नजदीक वाले, एक तो ये रहा, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन और चार क्लोरीन। ठीक है, और एक इसके सामने वाले, और एक इसके फिर सामने वाले। ठीक है, तो कितने क्लोरीन हो गए? 6 क्लोरीन परमाणु हो गए। ठीक है, तो 6 क्लोरीन परमाणु कितनी डिस्टेंस पर है? अगर देखो मैं ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, इसको क्या मान लूँ? ए मान लूँ। ठीक है, ए मान ली मैंने, सपोज करो इसको मैंने ए मान ली, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? ए होगी, है ना। तो कितनी डिस्टेंस पर है? ए डिस्टेंस पर। ठीक है, आगे की बात समझ में, कितनी पर है? ए डिस्टेंस पर। और इसके अलावा फिर मेरे पास कितने हैं? 12। कितने? 12। 12 सोडियम परमाणु, 12 सोडियम परमाणु होंगे। वो कितनी डिस्टेंस पर होंगे? देखो इससे एक तो ये होगा, ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, ऐसे ऐसे इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे? इसके जो किनारे हैं, किनारों पर कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक है, तो जो किनारों पर जो 12 हैं वो कितनी डिस्टेंस पर होंगे? अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस जैसे मैं कैलकुलेट करूँ इस वाली से, इससे इस वाली डिस्टेंस, खुद इसमें दिखाऊंगा आपको, इससे और इस वाली डिस्टेंस, कॉर्नर वाली डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी? √2a। ठीक है, त्रिभुज वाला नियम लगा लेंगे। देखो भाई ये वाली भुजा कितनी है? ए। ये वाली भुजा कितनी है? ए। तो ये वाली कितनी हो जाएगी? a√2। यही तो होगी ना, ए स्क्वायर करके करते हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम में लगाते हैं बच्चों वाली। ठीक है, चलो भाई, तो हो गए। तो अब देखो इनके कारण जो अपन को पोटेंशियल एनर्जी मिली, कितनी पोटेंशियल एनर्जी? U1 मिली एक तो, U1, U1 कितनी मिल रही थी अपनी? ke² अपॉन आर, ये तो होती है अपनी ऑलवेज। ठीक है, और इसमें देखो डिस्टेंस कितनी थी अपनी? ये आर कितनी थी? ए ही तो थी। तो इसको लिख देता हूं मैं, क्या ए, क्या लिख देता हूँ? ए, ke²। और ये कितने कितने एटम्स के लिए थी? 6 के लिए, तो इसके आगे कितना लगा दूंगा मैं? 6। ठीक है, U2 12 वाली, कितने थे वहां पर? 12 थे। कितने थे? 12, 12 थे, है ना। और कितने थे? ke² अपॉन, अब नीचे जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? √2 है, क्या हो जाएगी? √2 है। आगे की बात समझ में? ठीक है, तो देखो √2a हो गई, है ना, √2a। तो अब हम इस टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि अपन को क्या निकालनी है? टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई? टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दो, तो देखो U = U1 + U2। और देखो और भी होगी होने को तो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो और कैसे होगी? लेकिन वो दूर वाले पार्टिकल्स के लिए होगी। ठीक है, तो जैसे आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है, देखो यू होती है, क्या होती है? 1/r के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे वाली डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो अपन आगे वाली जो टर्म्स है उनको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, नगण्य मानकर छोड़ने पर। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या रख देता हूं मैं? इसमें वैल्यू रख देता हूं। तो अपनी U1 कितनी थी? माइनस का कितनी थी? -6 ke² अपॉन ए थी, है ना। और सेकंड क्या थी? और हाँ देखो, जो 12 जो इलेक्ट्रॉन 12 वाली थी ना, वो किसके थी? Na और Na के बीच की डिस्टेंस थी। ठीक है, दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में कैसी एनर्जी होगी? पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो ये एनर्जी भी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो 12 ke² अपॉन क्या थी? √2 है। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट
ठीक है। तो देखो भाई, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो देखो यू की वैल्यू कितनी आ गई, यू की वैल्यू आ गई देखो के ई स्क्वायर अपॉन ए, तो इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा देखो, माइनस का 6 और प्लस का 12 अपॉन √2 प्लस डॉट 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 जो भी आएगा, ठीक है। तो देखो अब के ई स्क्वायर अपॉन ए तो बाहर निकाल लिया अपन ने, ठीक है। और अब इससे माइनस भी बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस का बाहर जैसे मैं कॉमन ले लिया तो क्या होगा, माइनस का के ई स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो ये अपन माइनस का माइनस के ई स्क्वायर अपॉन एक क्यों कॉमन ले रहे हैं पता है, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, मेडुलम कांस्टेंट चाहिए अपन को, और मेडुलम कांस्टेंट का जो क्या होता है, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो मैंने पहले तो इसको सेपरेट कर लिया, के ई स्क्वायर अपॉन ए को माइनस वाले को, और अंदर देखो क्या बचा 6 माइनस 12 अपॉन √2, ठीक है। तो अब ये जो क्वांटिटी होगी ना, ये जो क्वांटिटी होगी, ये जो क्वांटिटी होगी, ये जितना आएगा वही क्या होगा, अपना मेडुलम कांस्टेंट होगा, होगा या नहीं होगा, अल्फा, अल्फा भी बोलते हैं, एम भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो देखो कितना आया, 6 माइनस 12 √2, तो मैंने 6 इसमें कॉमन ले लिया, 1 माइनस क्या हुआ है 2 √2, तो 6 1 माइनस √2 बार कटा, इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी, कितनी आएगी 1.748, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.748। आगे की बात समझ में, देखो मेन मेथड तो ये है आपका, ठीक है, कि आपको ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो यू है ना, यू, इसमें ये बाहर निकाल लेना है, इसमें ये सेपरेट कर लेना है आपको, सबसे पहले तो क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो देखो ये जैसे आपने सेपरेट किया तो तुरंत क्या मिला हमें, एल्फा, और एल्फा की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 12 अपॉन √2, और जैसे मैंने एल्फा की वैल्यू की तो इसका जो मेडुलम कांस्टेंट है वो कितना आया 1.748, ठीक है, 1.748। आगे की बात समझ में, चलो अब देखो, अब एक नया क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि एक विमीय NaCl क्रिस्टल हेतु मेडुलम नियतांक अल्फा इक्वल टू 2Ln2 होता है। ये अपन को प्रूफ करना है कि भाई साहब जो आपका अल्फा था ना उसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए 2Ln2, ठीक है। तो अब देखो कैसा है, वो एक विमीय क्रिस्टल है, ज्यामिति में अंतर देखना आप, पहले अपन ने त्रिविमीय की बात कर ली, अब अपन एक विमीय की बात करेंगे, ठीक है। तो एक विमीय में क्या होता है, जैसे NaCl, तो NaCl एक विमीय कैसा होगा, पहले Na होगा, फिर Cl होगा, हाँ, फिर Na होगा, फिर Cl होगा, फिर Na होगा, ऐसे तो होगा ना। तो देखो इसमें कैसे समझा रखा है कि एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, तो मैं इसको बेस मान लेता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये है कोई अपना एक Na, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl होगा और यहाँ पर भी Cl होगा, तो इन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस है, a है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a है, ठीक है, दोनों की a हो गई, ठीक है। तो अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस होगी अब इस अगले वाले Na की, और ये क्या होगा Na, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी अब a और a 2a, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a और a 2a, है ना। और इससे अगले वाले की जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ वो कितनी हो जाएगी फिर 3a, क्योंकि देखो ये भी a थी, ये भी कितनी है a है, और ये भी कितनी है a है। आगे की बात समझ में, ठीक है। तो अब अपन को इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो पहले तो मैं सिस्टम बना लेता हूँ इसमें। सिस्टम कैसे बना लेता हूँ कि देखो पहले तो मैं इस वाले की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूँ U1, फिर इस वाले की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूँ U2, है ना, ऐसे ऐसे अगले अगले की। तो देखो अब मेरी जो U1 एनर्जी है U1 वो कैसे आएगी, कितनी आएगी U1 एनर्जी, देखो U1 एनर्जी आएगी मेरी कितनी, क्योंकि एक तो इधर है और एक इधर है ना, तो एक इधर और एक इधर के लिए क्या करूंगा मैं, एक और एक दो, तो के ई स्क्वायर, ठीक है। चार्ज भी डिफरेंट डिफरेंट है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव तो माइनस का साइन, इधर डिस्टेंस ए इधर डिस्टेंस है तो ए, ठीक है। तो U1 आ गई -2 के ई स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। U2 की जब मैं बात करता हूँ तो U2 की बात देखो, एक तो इस Na के बीच की डिस्टेंस और एक इस Na की डिस्टेंस, तो इसकी पकड़ लूँ मैं a और एक 2a, तो देखो
ke²। अब देखो इस Na और इस Na में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना दोनों, तो दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव आएगी, तो ke²। अब नीचे क्या आ जाएगा अपॉन a। अब ये डिस्टेंस कितनी है, a और a 2a, कितनी आ जाएगी यहाँ पर डिस्टेंस 2a। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, u3 निकालूंगा। ठीक है, u3 की बात करूँगा तो क्या आ जाएगा, ke² अपॉन, ठीक है वही 2 आएगा दोबारा से, तो लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का 2e, और नीचे डिस्टेंस क्या हो जाएगी 3a। ठीक है, आगे की बात समझ में, इस वाले की ये जो डिस्टेंस है 3a है ना, तो इस Cl की जब मैं निकालूंगा तो इस Na और इस Cl की, तो एक तो इधर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 3a। ठीक है, तो अब देखो फिर से मैं क्या करूँगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, है ना। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो अब देखो U कितना हो गया टोटल मेरा, U हो गया अपना भाई साहब, पहले तो ये रख दो, माइनस का 2ke² अपॉन a, फिर प्लस का कितना आएगा ke² अपॉन 2a, है ना, और कितना 2 ही आएगा ये भी 2, क्योंकि एक साइड का लिखा था अपने। ठीक है, और फिर माइनस का फिर 2ke² अपॉन 3a, और डॉट 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 ऐसे आगे चलते जाओ। देखो u कितना हो गया मेरा, मेरे को क्या करना है सबसे पहले, ke² अपॉन a तो बाहर निकाल लेना है माइनस का, क्योंकि ये तो अपनी क्या है पोटेंशियल एनर्जी है। और देखो अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचेगा, जैसे मैंने ke², एक तो पॉजिटिव वाला, इस 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना इसमें, तो देखो ये पॉजिटिव वाला बाहर आप जब आ गया होगा, ठीक है, तो अंदर क्या बचा 1। ठीक है, क्या बचा 1, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 ही ले लो पूरा कॉमन, 2 ले लिया है ना, और माइनस का लिया है पूरा, तो यहाँ पर क्या बचा 1, और क्या बचेगा फिर अंदर, अब इसमें से 2 आ गया तो क्या बचा 1 अपॉन 2, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस जैसे बाहर आएगा तो क्या आएगा प्लस का 1/3 प्लस डॉट 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 आगे। ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है अपनी, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ये जो प्रसार होता है ना, ये जो एक्सपेंशन होता है, ये जो प्रसार होता है ये किसका होता है, log 1 प्लस एक्स का, किसका होता है log 1 प्लस एक्स का। ठीक है, तो log 1 प्लस एक्स का प्रसार क्या होता है, x माइनस x²/2 प्लस x³/3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूँ, इसमें 1 रख दूँ, इफ x इक्वल टू क्या है 1, तो जैसे x की वैल्यू इसमें आप 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा log 2, और देखो इसमें 1 रखो 1, ये क्या हो गया 1/2 प्लस ये क्या हो गया 1/3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखो ये जो log 2 की वैल्यू है या नहीं, ये भी ये log 2 की वैल्यू है या नहीं, ठीक है, तो देखो इस सब की जगह पे क्या लिख दो, क्या लिख दो log 2। तो देखो u इक्वल टू ऑलरेडी क्या है माइनस का 2 ke² अपॉन r। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा log 2। ठीक है, और अब देखो अपन को क्या चाहिए, माइनस का ke² अपॉन क्या है, नीचे a था ना, r नहीं था a, और देखो ये क्या हो जाएगा 2 log 2। अब देखो अपना अपना u था, क्या था u क्या आ रहा था ke² अपॉन r इंटू एल्फा, है ना, इससे कंपेयर करके देखो, इससे तो एल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2 log 2 आ गई या नहीं आई। तो देखो एक विमीय NaCl क्रिस्टल के लिए जो मेडुलम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एल्फा की वैल्यू 2 log 2 होती है। ये हो गया अपना प्रूफ हैंस प्रूफ। आगे की बात समझ में, ठीक है भाई। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली कक्षा में। ठीक है, चलो भाई।